अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है भाई क्लास में सभी का। और ये जो क्लास रहेगी ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स, इन पर जो है हमें बातें करनी है। मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं इनके बारे में पिछले क्लास में जान चुके हैं। हमने थ्योरीज ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिस्कस की, जिनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी थी, जिसे मैंने कहा ड्रूड ने दिया और लॉरेन ने 1923 में एक्सटेंड किया। उसके बाद दूसरी थ्योरी वीबीटी थी जो एल पाउलिन ने एक्सप्लेन की मेटेलिक बॉन्ड के लिए। और नंबर 3 पर एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे बैंड थ्योरी का नाम दिया गया। ठीक है, उसके हवाले से मैंने बताया था एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि फेलिक्स बलोच नामी एक साइंटिस्ट था, उसने जो है एमओटी को एक्सटेंड करके मेटल्स के लिए बैंड थ्योरी दी। ठीक है ना। तो आज है मेटल्स की प्रॉपर्टीज। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ाया, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच का फर्क बताया, तब तुम्हें बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं हमारे सिलेबस में 4 तरह के हैं: कोवेलेंट, आयनिक, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक। तो कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक पढ़ते गए, और सॉरी, कोवेलेंट, आयनिक, मॉलिक्यूलर पढ़ते गए, साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी देखते गए। मेटेलिक सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं या मेटेलिक क्रिस्टल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये फिर आज अलग क्लास का मौजू रहेगा। इसमें से 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से करेंगे। और ये जो है ये लॉग में भी आ जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स। साथ 2 डायग्राम्स हैं। डायग्राम्स तो आपको पता है केमिस्ट्री में शॉर्ट में भी बनानी होती हैं, तो शॉर्ट में भी अगर डायग्राम है तो लाजमी बनानी पड़ती है। ये लॉन्ग किस तरीके से पूछता है, ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी ऑफ मेटल्स एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स। इस तरीके से लॉन्ग आता है बोर्ड में, तो ध्यान रखना है। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी का, तो इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी साथ एक्सप्लेन करनी है कि इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है। फिर उसके बाद जो है आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स को एक्सप्लेन करना है। अगर अकेला पूछे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स तो फिर इन्हीं की ही बात करनी है। और बात हमेशा कैसे करनी है प्रॉपर्टीज में, हेडिंग्स बना करके, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपके बैठ करके 33 सफ़े पूरे पढ़े। ठीक है ना। जहां पर प्रॉपर्टीज का लॉन्ग होगा या इस तरह के लॉन्ग होंगे, तो हेडिंग देख करके अंदाजा लगा करके आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है ना। कोई भी एग्जामिनर ये बात जहन से निकाल दो कि वो बैठ करके आपको पूरा लॉन्ग पढ़ेगा, आपको उसे फैसिलिटेट करना है। ठीक है, आपको उसे मजबूर करना है कि वो जब आपके लॉन्ग क्वेश्चन को देखे उसे अंदाजा हो जाए कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है ना। अगर भाई वो पढ़ने बैठ गया, पहली चीज तो वो गलती निकालेगा कि तुम जो है 100% सही तो लिखते नहीं हो। ठीक है, चाहे फिर जितना 100% सही लिख भी लो, तो एग्जामिनर को तुम फ्रस्ट्रेट करोगे जब उससे पढ़वाओगे। तो जब जो है सब चीज़ें खुली खुली करके एक्सपैंड करके मेन चीज़ें हाईलाइट करके हेडिंग्स बना करके लिखोगे, तो एग्जामिनर के पास अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, वो जल्दी जल्दी जैसे नज़र घुमाएगा उसे अंदाजा हो जाएगा कि तुमने बातें ठीक लिख रखी हैं। तो एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना, वो तुम्हें फैसिलिटेट करेगा पूरे नंबर दे करके। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स। मेटेलिक क्रिस्टल की जो 4 प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, पहले हेडिंग बना देता हूं फिर देखते रहेंगे। सबसे पहली है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जानते होंगे कि मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं। नंबर 2 थर्मल कंडक्टिविटी, जानते होंगे कि ये अपने मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। नंबर 3 जो है इनकी प्रॉपर्टी वो है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर, आप जानते हो कि जितने भी मेटल्स हैं अगर उनको काटा जाए तो अंदर से चमकीले दिखाई पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर कभी लोहार की दुकान पर गए हो, तो लोहार जब लोहा काटता है, या घर में कभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो जो सरिया आता है, जो रॉड्स आते हैं लोहे के, उनको जब काटा जाता है मिड से, तो आप देखो वो जो, यानी मिसाल के तौर पर ये मिसाल के तौर पर वो उस लोहे का रॉड है, आपने इसे यहां से काटा, तो ये वाली जो सरफेस है, यहाँ वाली जो सरफेस, ये बड़ी चमकीली चमकीली से नजर आ रही होती है। ये बड़ी चमकीली चमकीली से नजर आ रही होती है, जबकि जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसका रॉड का, वो थोड़ा रस्टी हो चुका होता है। ठीक है, वहां पर मिट्टी जम चुकी होती है या थोड़ा जंगाल वगैरह लग चुका होता है। जबकि अंदर से काटने पर जो मेटल की सरफेस है वो शाइनी नजर आती है, और इसी प्रॉपर्टी का नाम है मेटेलिक लस्टर। ये क्यों होता है इस पर भी बात करेंगे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नंबर 4 जो लास्ट इनकी प्रॉपर्टी है वो है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये जो मेटल्स हैं ये वाहिद सॉलिड्स हैं जिनसे हम शीट्स बना सकते हैं मेटल की, या जो है हम जो है इनसे वायर्स बना सकते हैं मेटल्स की। आप कहोगे कि शीट्स तो प्लास्टिक की भी बनती हैं, तो भाई प्लास्टिक एमोर्फस सॉलिड है। मेटेलिक क्रिस्टल्स जो है वो वाहिद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं
जो मेलिएबल है और डक्टाइल है। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब जो है बुक पर लिख लो कि मेलिएबिलिटी का मतलब है कि मेटल्स को शीट्स बनाना, मेटल्स से शीट्स बनाना, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू शीट्स, कन्वर्टेड इनटू शीट्स, मेटल्स की शीट्स बनाना। मेटल पर अगर हैमरिंग करोगे, ठीक है, उस पर हथौड़े वगैरह मारोगे तो वो स्ट्रेच होता जाएगा, तो जिसकी वजह से वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और डक्टिलिटी का मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स। आप इनको खींच करके इनकी तारें भी बना सकते हो। बाहर बिजली की जितनी तारें रहती हैं, ये घर में भी जो वायरिंग हो रहती है उसके अंदर जो पीवीसी के अंदर जो वायर चल रही होती है वो मेटल की ही वायर होती है, जनरली कॉपर की वायर होती है। तो इनसे वायर्स भी बनाई जा सकती है, इनकी शीट्स भी बनाई जा सकती हैं। तो ये 4 हेडिंग्स हैं, ये 4 हेडिंग्स अगर याद रहेंगी तो प्रॉपर्टी तुम्हें खुद याद आ जाएगी, क्योंकि जो है इन सब को जो है लॉजिक बेसिस पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखते जाओ। आओ मिसाल के तौर पर सबसे पहले लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मानो ये कोई मेटल का पीस है, मानो ये कोई मेटल का पीस है, ठीक है, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई होते हैं मेटल एटम्स के, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई होते हैं मेटल एटम्स के, ऐसे प्लस 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 और प्लस, और इनके बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये जो मेटल का पीस है, अगर यहां पर आप बैटरी से इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है, मानो यहां से जो है मैंने ना इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और यहां पर ये जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप मेटल्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल ये इन इलेक्ट्रॉनों को यहां से धक्का मारता है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को यहां से धक्का मारता है और इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ भेजता है, जबकि यहां से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो नेगेटिव धक्का मारता है, पॉजिटिव अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगते हैं। तो ये चार्जेस हैं और फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। जब चार्ज फ्लो करता है तो इसी का नाम करंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो वो अपने साथ करंट लेकर के चलता है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो अपने साथ करंट या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के चलता है। तो बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है मेटल्स जो है वो कंडक्ट करते हैं, इस तरीके से कंडक्ट करते हैं क्योंकि यहां पर फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो है ये मेटल मेटेलिक न्यूक्लियाई है, मेटल न्यूक्लियस है, और ये क्या है, फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। 9th में जब पढ़ाते थे तुमको मेटेलिक बॉन्ड तब सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते थे। अब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब तुम अच्छे से समझते हो क्योंकि हमने वीबीटी और एमओटी भी अब पढ़ ली है, क्योंकि 9th में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी थी, तो उसके मुताबिक सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड वीबीटी और एमओटी के अकॉर्डिंग। तो इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री भी बोल सकते हो, डीलोकलाइज्ड भी बोल सकते हो। डीलोकलाइज्ड मतलब लॉक्ड नहीं है, आजाद है, ठीक है, डी का मतलब नॉट, लोकलाइज्ड का मतलब लॉक्ड, तो नॉट लॉक्ड। तो ये जो है इजीली पूरी लैटिस में घूम फिर सकते हैं। तो जैसे ही यहां पर नेगेटिव टर्मिनल लगाते हो बैटरी का, तो ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के उधर भेजता है, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हैं इधर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलते हैं इधर आ जाते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं वैसे वैसे क्या है, आपका इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी भी मूव करती है। अच्छा, सवाल ये किया जाता है क्या ये पॉजिटिव कैटायंस जो है ये मूव नहीं करते? तो आंसर है इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने पर ये जो पॉजिटिव आयंस है ये बल्की होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं और मैसिव होते हैं। तो इन पर जो है इतनी फोर्स नहीं लगती जितनी जो है इन इलेक्ट्रॉनों पर लग रही होती है, ठीक है। ये अपनी जगह पर फिक्स होते हैं क्योंकि मेटालिक क्रिस्टल की शेप भी मेंटेन रखनी होती है ना। ये जो मेटल के एटम्स होते हैं ये अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो है मेटालिक बॉन्ड बना हुआ होता है, तो ये अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, ठीक है। मेटालिक के टाइम्स जो है ये लोकलाइज्ड होते हैं, ये अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड या फ्री होते हैं, ये पूरी लैटिस में घूम फिर सकते हैं। तो सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है वो विद द हेल्प ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बताओगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे हैव फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। when battery is connected across a piece of metal
the electrons move from the negative terminal towards the positive terminal. Flow of charges is called current. When electron flow from negative terminal towards the positive terminal, the current flows. ठीक है, तो इस तरीके से करंट भी फ्लो करता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, बल्कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में एक और बात भी डिस्कस करनी है जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। देखो क्या हो कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अभी मानो ये जो मेटल का पीस है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया है, अगर ये टेम्परेचर बढ़ा करके 25 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाए तो कंडक्टिविटी के साथ क्या होगा? तो आपसे सवाल पूछेगा व्हाट हैपेंस टू द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो आप बताओगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स कम होती है। इस तरीके से रिलेशन बना करके लिखोगे, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल्स का लफ्ज लाजमी लिखना, कंडक्टिविटी लिखोगे फिर ना लिखना, ये रिलेशन फिर बिल्कुल ना लिखना, ठीक है ना, लिखना तो पूरा लिखना, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स लिखना, क्योंकि अकेली कंडक्टिविटी लिखोगे ना तो फिर उसमें जो है ना वो गड़बड़ी आ जाती है। ठीक है, क्या गड़बड़ी आ जाती है? वो फिर सेमीकंडक्टर्स का केस होता है, वो अलग, वो सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। अच्छा, लिखना पूरा लिखना, मैं पहले बता रहा हूं। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन लिखोगे ना तो ये ऐसे रिलेशन बना करके लिखना, ठीक है ना, इस तरीके से रिलेशन बना करके लिखना, ताकि जैसे एग्जामिनर मैंने बताया कि थ्योरी पढ़ना उसके लिए जो है ना बस उस आजमाइश का वक्त होता है। तो जैसे शॉर्ट क्वेश्चन देखे ना, देखिए कि बच्चे ने लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एक वर्ड है वो हाईलाइट करना है आपने, वो मैं बताऊंगा क्या हाईलाइट करना है। तो इन दो चीजों को देखेगा वो 2 नंबर देकर के आगे बढ़ जाएगा। तो आप उसे ईज मुयस्सर करोगे ना तो उसे आप फायदा दोगे तो वो भी आपको फायदा ही देगा, ठीक है, आपको नुकसान नहीं करेगा वो। इस तरीके से रिलेशन बना करके लिखना है, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस तरीके से रिलेशन बनाओगे। तो ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप जानते हो कि ये जो मेटल्स के कैटायन है ये अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं। और आप जानते हो कि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं उनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉलिड्स के जो एटम्स होते हैं उनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिड्स में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड्स और गैसेस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जबकि सॉलिड्स में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये जो है इन मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूल्स मुंह से निकल गया, एटम्स की जो ऑसिलेशन है या इन मेटालिक न्यूक्लियाई की जो ऑसिलेशन है, आप लिखोगे the oscillation temperature increases the vibrational kinetic energy of the metallic nuclei and their oscillations are increased, और इनकी oscillations क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं, यानी ऐसे 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 इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती हैं। वैसे तो मेटल जो है अपने जगह पर ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है ऐसे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने यहां से गुजरना है, ऐसे गुजरना है, यानी यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहा है, ये भी अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहा है। अगर टेम्परेचर कम है तो ये वाइब्रेशन कम है, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से आसानी से गुजर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से नहीं टकराएगा। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये ऐसे ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा अपनी जगह पर, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। वाइब्रेट तो पहले भी कर रहा था लेकिन अब ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करने लगेगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गुजरेगा यहां से, तो मुमकिन है जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर रहा हो तो ये मेटल का न्यूक्लियस यहां पर आ जाए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव न्यूक्लियस में टक्कर हो और जो है इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस आगे न जाने दे। तो जब इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाएगा, इलेक्ट्रॉन यहीं पर रुक जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को तब फिर कंडक्ट भी नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि मेटल की वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसकी ऑसिलेशन जो है वो बढ़ जाती है, और मेटालिक न्यूक्लियाई की ऑसिलेशन या वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से, बेटर तो यही है कि ऑसिलेशन का वर्ड यूज करना। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में थोड़ा सा फर्क होता है, वेरी माइन्यूट, लेकिन दोनों एक ही टर्म्स होती हैं। तो क्योंकि बुक में जो है ऑसिलेशन का वर्ड लिख रखा है तो तुम ऑसिलेशन का वर्ड ही यूज करना। ये मैं तुम्हें इस वजह से सजेस्ट कर रहा हूं कि एक दफा जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने पेपर दिया, यही शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, ऐसे ही मैंने रिलेशन भी बनाया और बढ़िया से करके लिख दिया शॉर्ट क्वेश्चन। उसमें जो वर्ड मैंने यूज किया वो मैंने वाइब्रेशन का वर्ड यूज किया, ठीक है, वाइब्रेशन का वर्ड। तो मुझे याद है कॉलेज के एग्जाम्स थे तो मुझे ना 1 नंबर दिया गया, ठीक है। मैं गया सर के पास, मैंने कहा सर एक बात है अगर आप माइंड ना करें। कहा बेटा पूछो क्या बात है। तो मैंने कहा सर ये ज़रा शॉर्ट देखिएगा, ये जो है मुझे लग रहा है कि शायद जो है ना इसमें जो नंबर वगैरह हैं ये जो है ज़रा ऊपर नीचे हो गए हैं। तो सर ने देखा कि हाँ देखो क्या है इसमें, क्या सिचुएशन है। हाँ सर ने कहा ये देखो भाई ये तुमने ना इधर वाइब्रेशन का वर्ड यूज़ किया है।
मैंने कहा सर बुक में जो है वाइब्रेशन या ऑसिलेशन लिख रखा है। तो सर ने कहा कि जाओ जा करके देखो बुक में क्या लिख रखा है। तो मैंने बुक खोली, लेकर के आया, मैंने कहा सर ऑसिलेशन लिखा हुआ है। तो सर ने कहा देखो ऑसिलेशन लिखा हुआ है ना। मैंने कहा जी सर ऐसे ही है। तो मैंने सर से कहा कि सर अर्ज ये है कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन जो है ये दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं लगभग, ठीक है, थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो सर ने पता है मुझे क्या कहा? सर ने कहा बेटा फॉलो बुक, बुक को फॉलो करो, ठीक है, बुक को मान करके चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर दिल में मैं एक ऐसे शेर भी याद आ जाता था कि आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब, ठीक है, आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब। अब बंदा बेकस है, मजबूर है, क्या कर सकता है, ठीक है। लाजमी बात है कि बुक को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि ऑसिलेशन का वर्ड बुक में लिख रखा है, ठीक है, मेहरबानी करना ऑसिलेशन का वर्ड यूज कर लेना, ठीक है, बुक की वर्डिंग में आंसर कर देना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो अपनी कहानी इसीलिए शेयर की ताकि ये जो है ड्रामा तुम्हारे साथ ना हो, ठीक है ना। कल को कोई तुम्हें ये ना कह सके कि तुमने बुक वाली वर्डिंग यूज नहीं की और तुम्हारे नंबर इस वजह से काट लिए हैं। तो ठीक है ना। तो होता क्या है कि ऑसिलेशन जो है मेटालिक न्यूक्लियस की ये बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्योंकि ऑसिलेशन बढ़ जाती है मेटालिक न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इतनी आसानी से आगे मूव नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन जो है द वाइब्रेशन, द इंक्रीज इन ऑसिलेशन ऑफ मेटालिक न्यूक्लियस ऑफर्स हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का वर्ड यूज करना, hindrance or resistance to the flow of electric current as the chances of collision between the electron and metallic nucleus increases, ठीक है। और साथ ऐसे रिलेशन बना करके लिखना। तो साथ ऑसिलेशन का वर्ड जो है और हिंड्रेंस का वर्ड ये जो है हाईलाइट होना चाहिए कि ऑसिलेशन बढ़ जाती है मेटालिक न्यूक्लियस की और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को हिंडर करता है, रेजिस्ट करता है, आगे जाने से रोकता है, ठीक है ना। तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर। ये यूं पूछ लेगा कि व्हाट हैपेंस टू द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर। अच्छा ये शॉर्ट भी पूछता है कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो बताना फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एमसीक्यू भी आता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन का वर्ड यूज करेगा, साथ कहेगा फ्री आयंस, बोथ का ऑप्शन भी देगा। तो बोथ के ऑप्शन की तरफ नहीं जाना क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो कैटाइन है, मेटल कैटाइन है या मेटल आयंस हैं, ये कंडक्टिविटी में रोल प्ले नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि ये अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, ठीक। अच्छा दूसरा है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट की कंडक्टिविटी। अच्छा तो हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है? क्या थर्मल एनर्जी और हीट जो है ये एक ही चीजें हैं? देखो ना, एक तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अलग चीज है कि कौन सी चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। एक चीज है हीट, एक है थर्मल एनर्जी। हीट और थर्मल एनर्जी जो है ये क्या एक ही चीज के दो नाम है? तो आंसर है नहीं, हीट अलग चीज है, थर्मल एनर्जी अलग चीज है। हीट जो है ना वो थर्मल एनर्जी का एक रूप है, एक फॉर्म है थर्मल एनर्जी की। बुक पर लिख लो, वैसे कोई पूछ ले कि हीट और थर्मल एनर्जी में क्या कोई फर्क है, तो कहना हाँ एक फर्क है। हीट जो है ये थर्मल एनर्जी के फ्लो करने का एक तरीका है, ठीक है। थर्मल एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो हीट की शक्ल में ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। तो वैसे ये बात आ गई, तुम्हारे जॉब के लिए बता दिया। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी आप जानते हो हीट की कंडक्टिविटी जनरली बोल देते हैं, ठीक है। हीट और थर्मल एनर्जी में थोड़ा सा फर्क होता है, वही बता दिया आपको। तो थर्मल कंडक्टिविटी आप जानते हो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मानो यहां से आपने हीट करना स्टार्ट किया, यहां से आपने मेटल को हीट करना स्टार्ट किया, तो इस जगह का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा, जबकि यहां का जो टेम्परेचर होगा इस साइड का वो टेम्परेचर कम होगा। तो हीट जो है आप जानते हो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन देखो, चलो यहां पर अलग से ड्रॉ कर देता हूं, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। यहां से आपने हीट करना स्टार्ट किया मेटल के इस पीस को, हीट करोगे तो हीट करने पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो बढ़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जा करके इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा, इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा, और जब कुलियन होती है, जब कुलियन होती है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कुलियन होती है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी फिर इस अगले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच कुलियन की वजह से जो हीट एनर्जी है वो इस एंड से इस एंड तक पहुंच जाएगी, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ पहुंच जाएगी, कोल्डर एंड।
ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछेगा कि why metals are good conductors of heat, तो आप बताओगे कि when a metal piece is heated from one side, the electrons of that side got energy and they collide with other electrons and transfer their energy to them. These electrons in turn collide with next electron and transfer their energy further. In this way, due to the collisions of the electrons, this energy is transferred from one side which is hotter side to the other side which is colder side. ठीक है, that's why due to the presence of mobile or free electrons, metals are good conductors of heat. ठीक है, good conductors of heat. तो इस तरीके से तुम आंसर करोगे। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी है दैट इज मेटेलिक लस्टर। ये तो क्लियर हो गया ना भाई? आओ जी, अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटेलिक लस्टर। इसको मिटा दिया जाए यहां से। मेटेलिक लस्टर, जैसे मैंने पहले बताया कि मेटेलिक लस्टर यानी मेटेलिक शाइन। मानो ये मेटल का एक पीस है, ठीक है, ये मेटल का एक पीस है, ठीक है। तो अगर आप देखते हो कि आमतौर पे जो लोहे का रॉड घर में पड़ा रहता है उसमें जंग लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, और बाहर से जो उसकी अपीयरेंस है वो ब्राउनिश हो जाती है, ठीक है, ब्राउनिश कलर आ जाता है उस पर। लेकिन जब आप इसको काटते हो या इसको रगड़ते हो थोड़ा सा, तो आपको उसके शाइनी जो है, शाइनी सरफेस मेटल की नजर आने लगती है। बेसिकली होता क्या है, ऊपर ये जो ब्राउन लेयर आती है ना मेटल के ऊपर, ब्राउन लेयर, वो इस वजह से आती है क्योंकि जो सरफेस पर मेटल एटम्स होते हैं ना, वो हवा में मौजूद वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं, या जिसे आयरन के केस में रस्ट बोलते हैं, Fe2O3.NH2O इसका फार्मूला होता है रस्ट का। 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, एमसीक्यू भी आता था कि फार्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.NH2O, रट रखा था। तो ये रस्ट बन जाती है और रस्ट जो है यहाँ पर जम जाती है ऊपर, जिसकी वजह से रस्ट का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। लेकिन जब आप इसकी रगड़ाई करते हो, इसको रगड़ते हो थोड़ा सा, तो ऊपर से रस्ट हट जाती है और नीचे वाले एटम्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं। या जब आप इसको काटते हो तो काटने पर क्या होता है, यहां से जो सरफेस होती है मेटल के अंदर वाली वो सामने आ जाती है, और ये जो सरफेस है ये बड़ी शाइनी सी नजर आ रही होती है क्योंकि ये साफ सुथरी होती है, ठीक है। ये शाइनी क्यों नजर आती है? होता ऐसे है कि काटने पर या रगड़ने पर क्या होता है, ये जो रस्ट की लेयर बनी हुई होती है ये साफ हो जाती है, ये सामने से अंदर से नए एटम्स बाहर आ जाते हैं। तो जैसे नए एटम्स बाहर आते हैं तो उनके ऊपर कोई रस्ट की लेयर नहीं होती, उनके ऊपर कोई लेयर और नहीं होती, वो साफ सुथरे मेटल के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही उन पर लाइट पड़ती है, तो ये मानो न्यूक्लियस है उनका और यहां पर उनके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो जैसे ही उन पर लाइट पड़ती है तो इनके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल एटम के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। तो आप बोलोगे कि when a metal piece is cut, the metal atoms are exposed. When light fall on them, they absorb light and are excited to the higher orbit, ठीक है। अब आप जानते हो कि हायर स्टेट या एक्साइटेड स्टेट जो है वो अनस्टेबल स्टेट होती है क्योंकि वहां पर एनर्जी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी से नहीं रह सकता। जैसे एक बच्चा है, उसकी एनर्जी काफी हाई है तो वो टिक कर नहीं बैठता, ठीक है, भागता दौड़ता रहता है। जैसे उसकी एनर्जी कम होती है वो आकर के बेड पर या सोफे पर आकर के ऐसे धड़म से गिर जाता है या लेट जाता है। तो जैसे हम भी अगर थके हुए हों तो रात को जाते ही सो जाते हैं, अगर थके हुए ना हो तो फिर पढ़ाने खड़े हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन जो है आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेड स्टेट इज एन अनस्टेबल स्टेट। इलेक्ट्रॉन जो है वापस जंप बैक करता है, ठीक है, यानी मानो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन था ये जंप करके हायर ऑर्बिट में चला गया था, तो यहां पर ये अनएक्साइटेड फील करेगा, ये वापस यहां पर वापस निचले ऑर्बिट में आएगा और ऐसा करने पर एनर्जी वापस रिलीज करेगा। दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का ऑपोजिट है। तो डी एक्साइटेशन पर ये जो एनर्जी रिलीज होती है तो ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है ये रिफ्लेक्ट होकर मेटल सरफेस से वापस आ रही है, क्योंकि किसी चीज का कलर तब आता है जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर के आती है। मानो अगर व्हाइट लाइट किसी चीज पर पड़ी तो उसने सारी की सारी व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट कर दी तो वो चीज हमें व्हाइट नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि उससे आने वाली लाइट कैसी कलर की होगी? व्हाइट कलर की। अगर वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब हमें कुछ नजर नहीं आएगा, तो ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। अगर वो सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई ब्लू लाइट जो है वो जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमें वो कलर ब्लू नजर आएगा। इसी तरीके से पिंक, पर्पल, ठीक है, ये सब जो है हमें नजर आते हैं, डिफरेंट कलर। तो
बेसिकली होता यह है कि जैसे ही मेटल एक्सपोज होते हैं उन पर व्हाइट लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट पे चले जाते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं तो वही एनर्जी रिलीज करते हैं। होता बेसिकली ये है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा होता है कि लाइट जैसे उस पर पड़ी उससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आई है, तो जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो मेटेलिक लस्टर शो कर रहा है, चमकीला सा कलर उसका शो हो रहा है। ठीक है, अंदर की कहानी ये होती है। तो आप उसको बताओगे when a freshly cut piece of metal is exposed to light, its atom are exposed. White light when fall on it excites their electron to higher energy level. When these electrons de-excite या jump back to the lower orbit, they emit the light and that light appears to be reflected back. और ऐसे लग रहा होता है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। That light appear to be the reflected back from the metal surface, hence metals show metallic luster. इसी वजह से ये चमकीले नजर आते हैं, चमकीले दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इनकी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी क्या है कि उन पर हैमरिंग करके, हथौड़ा मार के उनको शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए या उनसे लंबी लंबी तारें बना ली जाए, जिस तरह से कॉपर की तारें होती हैं। तो होता क्या है, मानो ये कोई मेटेलिक लैटिस है जिसमें, चलो बाउंड्री नहीं खींचते, ऐसे ही बना देते हैं। मानो ये कोई मेटेलिक लैटिस है ऐसे, जिसमें पॉजिटिव आयंस हैं और पॉजिटिव आयंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, जाहिर सी बात है वो भी बनाने पड़ेंगे। तो ये पॉजिटिव आयंस हैं और यहां पर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे इनके बीच में। तो इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगी, जबकि इन न्यूक्लियाई के बीच में रिपल्शन रहेगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बीच में होंगे जो इन मेटल एटम्स के बीच में अट्रैक्शन का बाइस सबब बनेंगे। ये चीज जो है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत अब नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल एटम्स, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल एटम्स। ठीक है, और ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या है, ये मेटेलिक न्यूक्लियस है, मेटेलिक न्यूक्लियस है। अब मानो इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं, यहां से जो है इसको हथौड़ा मारते हैं या कोई और चीज मार करके इस पर फोर्स लगाते हैं, तो होगा क्या, ये देखो ये जो है ये कैटाइंस की एक लेयर है, ये जो है कैटाइन की एक लेयर है। जैसे ही यहां पर हैमरिंग करेंगे या कुछ मारेंगे या कोई फोर्स एफ लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो लेयर है ये स्लिप करेगी, ये उधर मूव करेगी। देखो क्या होगा, ये डायग्राम बनानी है। जब आपसे पूछे ना कि व्हाई मेटल्स आर मैलिएबल और डक्टाइल, तो ये डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से स्लिप करती है। देखो जी कैसे स्लिप करेगी। ठीक है, ये जो लेयर है ये ऐसे की ऐसी, ये भी ऐसे की ऐसी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये वाला जो मेटल है इस पर फोर्स लगी, ये स्लिप करके यहां चला गया, ये स्लिप करके यहां चला गया, ये यहां पर। अच्छा, ये वाला जो है ये यहां पर चला गया क्योंकि इस आने वाले ने इसे धक्का मारा, इसको यहां भेज दिया, ये आगे चला गया। सिमिलरली ये वाला उधर चला गया। ठीक है, और ये वाला इससे थोड़ा आगे चला गया। ठीक है, तो अब देखो यहां इस न्यूक्लियस की जो रिपल्शन हो रही थी वो इस वाले से हो रही थी। अब इस वाले की जगह ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। तो ये देखो ये वाला जो है ये इधर आ गया, इधर आ गया, और ये वाला जो है ये स्लिप करके इधर चला गया, यानी इधर आ गया। तो अब देखो इनके बीच में रिपल्शन रहेगी ऐसे, और यहां पर इलेक्ट्रॉनों के साथ अट्रैक्शन भी रहेगी, जिसकी वजह से दो मेटल कैटाइंस आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है ना, तो अब देखो ये क्या हुआ ये, अब जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा खराब हो गया। ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इधर आ गया, ये वाला न्यूक्लियस आगे चला गया, यदि ये यहां पर आ गया, ये वाला टिक वाला न्यूक्लियस इधर आ गया और ये वाला न्यूक्लियस आगे चला गया। तो ये देखो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर जो है वो जो है थोड़ा सा डीफॉर्म हो गया, यानी इसकी शेप चेंज हो गई, शेप चेंज हो गई। लेकिन ये जो लैटिस है ये ब्रेक नहीं करती, मेटेलिक बॉन्ड्स जो हैं वो फिर भी मेटल एटम्स के बीच में रहते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये जो है न्यूक्लियाई आगे चले गए, लेकिन फिर जो है मेटेलिक बॉन्ड जो है वो इन दो मेटल एटम्स के बीच में डिवेलप हो जाता है। मेटेलिक बॉन्ड इन दो मेटल एटम के बीच में डिवेलप हो जाता है। पहले इसके और इसके बीच में था, अब इसके बीच में डिवेलप हो गया। तो ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, ये मेटेलिक लैटिस है, ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन इसकी शेप जरूर चेंज हो जाती है। ठीक है, शेप जरूर चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इनको शीट्स में कन्वर्ट करना या वायर्स में कन्वर्ट करना आसान है। तो आप बोलोगे व्हेन अ मेटल एटम इज हैमर्ड or a force is applied, one of the layers slips over the other and
moves next. This changes the shape of the piece of metal, but the crystal lattice is not destroyed. That's the reason why metals can be converted into sheets. That property is called malleability, and metals can be converted into wires. That property is called ductility. तो बुक में ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की, आप लिखोगे, लॉन्ग लिखोगे तब भी बताओगे कि मैलिएबिलिटी क्या होती है, शॉर्ट लिखोगे तब भी बताओगे, ठीक है ना। मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी की डेफिनेशन अभी कर लो, सेकंड ईयर में फिजिक्स में भी करनी पड़ेगी, तो अभी याद कर लो तो अच्छी बात है। 9th में वैसे तुम याद कर रहे हो ये डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अब अगले क्लास में मुलाकात होगी स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।